है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। घड़ी का इशारा 9 बज चुके हैं और नेशन एट 9 का वक्त है, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर क्षेत्र की हलचल से करते हैं आपको बाखबर। और शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी आज चेन्नई में महिला 20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। विमेन 20 शिखर सम्मेलन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में इसका आगाज होगा। पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य भाषण देंगी। W20 के मुख्य समन्वयक धारित्री पटनायक महिला नीति विकास के परिवर्तन, उन्नति और प्रगति के विषय के साथ ही शिखर सम्मेलन का संचालन करेंगे। विदेश नीति में युवा पेशेवरों से संस्थापक और सलाहकार लॉरेन पावर महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयोजित सत्र का नेतृत्व करने वाले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन समापन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। प्रतिनिधियों को 17 तारीख को राज्य पर्यटन विभाग की ओर से यूनेस्को विरासत स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। अगली खबर गुजरात से है, जहां चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। आशंका है कि अरब सागर से आ रहा ये तूफान कुछ दिनों में गुजरात में लैंडफॉल हो जाएगा। ये तूफान 15 जून को कच्छ से टकराएगा, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि ये प्रचंड रूप ले सकता है, जिसका अलर्ट लगातार मौसम विभाग दे रहा है। अब तक 30,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। तो वहीं एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमों को किसी भी संभावित खतरे और आपदा से निपटने के लिए अलर्ट रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार और राज्यों ने 9 सालों में मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की और कई आपदाओं से निपटने के लिए खुद को तैयार किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इसके लिए भी पूरी तरीके से तत्पर है। हमारा मकसद जीरो कैजुअलिटी सुनिश्चित करना और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करना होगा। तूफान बिपरजॉय को लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। आशंका है कि अरब सागर से आ रहा ये तूफान अगले 2 दिनों में गुजरात में लैंडफॉल करेगा। इस बीच प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर चक्रवात बिपरजॉय को लेकर एक रेत की मूर्ति बनाई, जिसमें अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें का संदेश दिया गया है। इस दौरान सुदर्शन पटनायक ने कहा, घबराएं नहीं बल्कि सरकारी निर्देशों का पालन करें। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून की शाम तक गुजरात के कई जिलों से टकराने वाला है। इसे देखते हुए तटीय क्षेत्रों से 30,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक फूड ट्रक पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। फूड पॉलिसी की जानकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से फूड ट्रक पॉलिसी लाई जा रही है। इस योजना की मदद से दिल्ली के लोगों को देर रात भी लजीज भोजन मिल सकेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार से फूड ट्रक पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद देर रात तक खाने पीने की दुकानें खोली जा सकेंगी। इससे पहले एक निर्धारित समय तक इन दुकानों को चलाने की अनुमति हुआ करती थी। इसे लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि फूड ट्रक पॉलिसी को दिल्ली सरकार की ओर से मंजूरी मिल सकती है। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी चीफ शरद पवार समेत कई मुख्य विपक्षी नेताओं ने इस छापेमारी की निंदा करते हुए इसे विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोधात्मक भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया। शरद पवार ने कहा, मैं विपक्षी दलों की ओर से शासित सरकारों की मंत्रियों के खिलाफ ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। सेंथिल बालाजी के कार्यालय पर छापे के साथ ईडी अब अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के अपने मकसद के साथ दक्षिण राज्यों में पहुंच गया है।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, सेंट्रल बालाजी के सचिवालय कार्यालय पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी संघीय सिद्धांत पर सीधा हमला है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पिछले दरवाजे की रणनीति से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अगली खबर राजस्थान से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, कुशलगढ़ की निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया की वजह से आज वो मुख्यमंत्री हैं। सीएम गहलोत ने रमीला खड़िया की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया, जिसके कारण कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाई। उनकी इस बहादुरी को मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, मैं खरीदने के लिए लोग बांसवाड़ा तक पहुंच गए थे। इस दौरान उनकी गाड़ी की डिग्गी में पैसा तक रख दिया गया था, लेकिन विधायक रमीला खड़िया ने अपने ईमान को डिगने नहीं दिया। उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया और उन्हें भगा दिया। मैं उनकी इतनी बड़ी बहादुरी को कभी नहीं भूल सकता। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम को वेतन पेंशन के लिए 67.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। 1-2 दिनों के भीतर वेतन पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वेतन पेंशन बैंक खाते में पहुंचेगी। निगम के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने से वो परेशान चल रहे थे। परिवहन निगम के कर्मचारी और अधिकारी बेसब्री के साथ वेतन मिलने का इंतजार कर रहे थे। सरकार 6 महीने में परिवहन निगम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए तिथि निर्धारण नहीं कर पाई है, जबकि ये कहा गया था कि वेतन और पेंशन के लिए तय तारीख रहेगी। कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन पहुंचने से पहले कोषागार से वेतन बिल पारित होगा। इसके लिए टोकन मिलेगा। वेतन पेंशन संबंधी औपचारिकता परिवहन निदेशक से बिल पारित होने से पूरी होगी। इसमें 1-2 दिन का समय लगना स्वाभाविक है। खबरों में एक बार फिर से रुक करेंगे हरियाणा का ही, जहां सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, आंदोलन समाप्त हो गया और अभी सभी रास्ते खोल दिए जाएंगे। हम इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। हम आगे भी एमएसपी पर लड़ाई पूरे देश में करेंगे। भारत सरकार की एमएसपी को लेकर जो दर है वो देनी होगी। सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की किसानों की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र जिले के पीपली में राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बाधित रहा। सोमवार और मंगलवार को का जो दिन था, किसानों और जिला प्रशासन के बीच वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन शाम को इसमें सफलता हासिल हुई। इससे पहले टिकैत ने राज्य सरकार से मांग स्वीकार करने या फिर किसानों को जेल भेजने के लिए कहा था। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं के बाद अब किसानों पर बड़ा दांव खेला। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 6,000 रुपए देने की घोषणा की। इससे प्रदेश के किसानों को हर साल 12,000 रुपए मिलने लगेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को 6,000 रुपए देती है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से किसानों की सम्मान निधि के तौर पर 4,000 रुपए दे रही थी। राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी। लाडली बहना योजना में ऐसे परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं जहां ट्रैक्टर हैं। ट्रैक्टर को 4 पहिया वाहन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इन परिवार की बहनों को भी 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने कहा, राज्य में खाद पर्याप्त तादाद में उपलब्ध है। राज्य सरकार खाद बीज के अग्रिम उठाव का 3 महीने का ब्याज भी भरेगी। बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे। चुनावी साल के बीच इस बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा मानसून सत्र होगा। 18 से 21 जुलाई के बीच विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। विधानसभा की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं राज्यपाल हरिचंदन विश्वभूषण ने भी मंजूरी दे दी है। इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये विधानसभा सत्र बेहद खास माना जा रहा है। 5वीं विधानसभा का ये 17वां सत्र होगा। चर्चा है कि विधानसभा का ये विधायी सत्र भी होगा। चुनाव से पहले होने जा रहे इस सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसमें चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम घोषणाएं की जाएंगी। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले विधायकों और पत्रकारों का सम्मान भी किया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में विपक्ष और पक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे।
अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करी। उन्होंने मुलाकात के दौरान सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहे पुरोला कस्बे में मुसलमानों का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है और दावा किया कि पुरोला में पीढ़ियों से रह रहे मुसलमानों का असामाजिक तत्वों की ओर से उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्हें शहर से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि पहाड़ी शहर में रहने वाले मुसलमान आहत, उत्पीड़ित और डरे हुए हैं। आपको बता दें, 26 मई को 2 युवकों द्वारा एक हिंदू लड़की को कथित रूप से अगवा करने की कोशिश के बाद से पुरोला और उत्तरकाशी जिले के अन्य शहरों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। आरोपियों में से एक मुस्लिम था। खबरों में रुक करेंगे पंजाब का। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार का साल 2047 का विजन दस्तावेज जारी करते हुए इसे प्रगतिशील और खुशहाल पंजाब के लिए रूपरेखा बताया। मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित करने की जरूरत बताई। सीएम मान ने कहा, ये दस्तावेज देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर राज्य के विकास की उम्मीद को जाहिर करता है। उन्होंने कहा, इस दस्तावेज में 9 विभागीय सेक्शन, 16 सामाजिक आर्थिक सूचक आधारित सब सेक्शंस शामिल किए गए हैं। मान ने कहा, दस्तावेजों के अनुसार अर्थव्यवस्था की विकास दर को वर्ष 2030 तक वार्षिक यानी कि 7.5% और 2047 तक 10% हासिल कर लिया जाएगा। अगली खबर बिहार से है, जहां पर बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दरभंगा में केंद्र की ओर से एम्स बनाने से इनकार किए जाने के 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार ने डीएमसीएच को 2500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने 400 बेड के हॉस्पिटल को 2500 बेड दिए जाने का फैसला किया है। साथ ही चुनावी वर्ष के पहले विधायकों को मिलने वाले विधायक फंड की राशि में इजाफा किया है, जिसे 3 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 में अतिरिक्त राशि दी गई। 318 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि को स्वीकृत किया गया। तो वहीं राज्य के दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के कुल 61.05 किलोमीटर रोड की लंबाई के चौड़ीकरण और मजबूती के काम को भी मंजूरी मिली है। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत दरभंगा के शहरी क्षेत्र से जल निकासी के लिए सरकार ने 245 करोड़ 20 लाख रुपए की ड्रेनेज सिस्टम योजना को मंजूरी दी है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां आज रमनदीप सिंह सुरजेवाला रोड शो कर रहे हैं। सुरजेवाला हरियाणा में चुनावी सरगर्मी उनके रोड शो की वजह से बढ़ती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेता इसी बहाने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, यानी कि शक्ति प्रदर्शन का मौका है। राज्य में पूर्व सीएम भूपेंद्र और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं, जबकि कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ से आई हैं और लगातार अपने समर्थकों की सभाएं कर रही हैं। अब इस कड़ी में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का नाम जुड़ने वाला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला आज टिकरी बॉर्डर से कैथल शहर तक रोड शो करेंगे। सुरजेवाला कर्नाटक चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार हरियाणा आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव सुरजेवाला की देखरेख में लड़ा गया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सुरजेवाला और उनके समर्थकों में गजब का उत्साह है। इसी वजह से सुरजेवाला अब शक्ति प्रदर्शन के बहाने हरियाणा में कांग्रेस में अपने विधायकों को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों में एक बार फिर से बात दिल्ली की होगी, जहां भारतीय कुश्ती महासंघ के बहुप्रतीक्षित चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके लिए 6 जुलाई को मतदान होंगे और इसी दिन नतीजे भी आएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने अधिसूचना में इसकी घोषणा की। चुनाव की तारीखों का ऐलान भारतीय ओलंपिक संघ ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर दिया। नियुक्ति करने के बाद इसको किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव से WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को दूर रखा गया है, लेकिन सबकी नजर उनके करीबियों पर भी होने वाली है। आपको बता दें कि देश के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच में विवाद काफी समय से चल रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए मतदान होने वाला है। वहीं 2 संयुक्त सचिव और 5 कार्यकारी सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चंदनबाड़ी, नुनवन और पहलगाम जाकर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा खुद लिया है। उसके बाद उन्होंने अमरनाथ यात्रा में असुविधा और सुरक्षा को अधिकारियों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करी। उन्होंने MG टॉप, पंचतरणी और इन जैसे अन्य क्षेत्रों से बर्फ हटाने, पवित्र गुफा में आपातकालीन लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम पूरा करने, संवेदनशील हिस्सों पर सुरक्षा रेलिंग, प्रत्येक कैंप में पेयजल आपूर्ति और साथ में RO की स्थापना समेत कई अहम कार्यों को पूरा करने की अंतिम समय सीमा 20 जून तय कर दी है। उन्होंने कहा, शेषनाग और पंचतरणी स्थित यात्रा शिविर इस तिथि तक क्रियाशील हो जाने चाहिए। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। अगली खबर ओडिशा से है, जहां ओडिशा के नवीन पटनायक ने सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि राज्य सरकार के 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। उसे 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। सरकार ने बताया, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ये फैसला 23 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। जून महीने के लिए जब कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा तो महंगाई भत्ते में इजाफे और बकाये एरियर के साथ वेतन दिया जाएगा। अगली खबर कर्नाटका से है, जहां बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। सीएम सिद्धरामैया ने कार्यक्रम में शामिल होते हुए राज्य में बाल श्रम के बारे में चेतावनी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाल श्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिद्धरामैया ने कहा, शिक्षा सही और सभी को सुनिश्चित होनी चाहिए। बाल श्रम लेना गैर कानूनी है। होटल्स, दुकानों और कपड़ों में बाल श्रम होता है। बच्चों से इस तरह काम नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक दंडनीय अपराध है। वहीं स्वतंत्र होने के बाद अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है, जिसमें सबके साथ इंसानियत का व्यवहार करना ही चाहिए। हम लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसके बावजूद आज भी लोग बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की जानी चाहिए। खबरों में बात करेंगे असम की। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुप्त हत्या मामले में पूर्व सीएम प्रफुल्ल कुमार महंत को क्लीन चिट दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा, पूर्व सीएम के खिलाफ आरोप उनकी छवि को खराब करने की साजिश का हिस्सा था। हाईकोर्ट ने अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहने के लिए असम के राज्यसभा सांसद अजीत भुइयां और अनंत कलिता की भी फटकार लगाई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2018 में अपनी एकल पीठ द्वारा पारित फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत को गुप्त हत्याओं के मामले में क्लीन चिट दी गई थी। खबरों में बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों से पहले हिंसा की घटनाओं के बीच कोलकाता हाईकोर्ट चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का निर्देश दिया गया है। चीफ जस्टिस शिव गणमन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की डिवीजनल बेंच ने कहा कि चुनाव से पहले ही हिंसा की 12 घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए राज्य निर्वाचन यानी कि राज्य चुनाव आयोग उन सभी जिलों में सेंट्रल फोर्सेस लगाए जो संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जा सकता, वहां राज्य पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेंट्रल फोर्सेज उपलब्ध कराने और उनका खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बेंच ने नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, नॉमिनेशन की तारीख बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा।
पंजाब कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। बीते दिनों भगवंत मान की दूसरी शादी पर कमेंट करने के बाद यह विवाद काफी बढ़ गया था। अब सिद्धू ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर ट्वीट कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, आप जितना चबा सकते थे उससे अधिक, आप जितना दे सकते थे उससे अधिक का वादा किया, जिसका परिणाम है आज राज्य की कमान आपके हाथ में है। हमदर्द साहब की धमकियों ने आग में ईंधन डाला। लोगों को मूर्ख बनाने वाले, झूठ बेचने वाले मुख्यमंत्री से अहंकार और बड़ी उम्मीदों के खिलाफ पंजाब के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। मीडिया की धमकी के खिलाफ फाजिल्का, मानसा और अब लुधियाना में बड़े पैमाने पर विरोध सभाओं के जरिए ये तमाम चीजें स्पष्ट है। चिंगारी जिसने जनता के गुस्से को प्रज्वलित किया है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिंदे सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से आरक्षण देने के मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जानकारी दी है कि इन क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से आरक्षण देना मुश्किल होगा। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ के समक्ष सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने पीठ को बताया, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करने से सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित आरक्षण पर 50% की सीमा भंग हो जाएगी। सराफ ने कहा, आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुए ट्रांसजेंडर के लिए अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करना मुश्किल लगता है। तो नेशन@9 में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।